नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि अनुसूची के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर जो विधि है, ये सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रचलित विधि है। अन्य विधियों की अपेक्षा ये सरल है और सस्ती है। इस विधि में क्या किया जाता है कि एक विषय या समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है, जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है। बाय पोस्ट ये जो सूची है प्रश्नों की, ये सूचनादाताओं को भेजी जाती है। सूचनादाता उसे स्वयं भरकर, यानी उसमें जो आंसर उसे लिखने हैं उन्हें लिखकर पुनः लौटाता है। वर्तमान समय में कई बार ऐसा भी है कि डाक द्वारा नहीं भेजी जाती, पर्सनली हैंड टू हैंड उसे दिया जाता है। कई बार जनमत सर्वेक्षण में, बाजार सर्वेक्षण में, सामाजिक आर्थिक कुछ सर्वे वगैरह जो होते हैं, उसमें प्रश्नावली विधि का प्रयोग काफ़ी होता है। यातायात एवं संदेश वाहन के जो साधन हैं, जैसे जैसे वो धीरे धीरे विकसित हुए हैं, तो प्रश्नावली विधि द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन सरल हो गया है। स्पेशली अगर सूचनादाता आपके शिक्षित हों, एक बहुत बड़े विशाल विस्तृत एरिया में फैले हों, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। प्रश्नावली का डेफिनेशन जो बोगार्डस ने दिया है, बोगार्डस ने अपनी किताब सोशियोलॉजी में लिखा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। गुडे और हार्ट जो हैं, उन्होंने अपनी किताब मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहा है, सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। यानी कुल मिलाकर प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची है, जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर वितरित भी करवाया जा सकता है। इसे सूचनादाता स्वयं भरता है। ये विधि विशेष रूप से शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही है। प्राथमिक सूचना संकलन करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। सूचना हम इसमें प्राथमिक ही संकलित कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सामने बैठकर उसे नहीं भर रहा, वो दूर बैठकर कहीं उसे भर रहा है। बहुत बड़ा विशाल और विस्तृत अगर क्षेत्र है आपका, तो ये विधि बहुत उपयुक्त है। सूचनादाता इसे भरता है और पुनः डाक द्वारा ही इसे रिटर्न कर देता है। और अगर लोकल लेवल पर बाय हैंड वो दी गई है, तो जो अनुसंधान करता है वो उसे वापस स्वयं कलेक्ट कर सकता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से क्या है? सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संकलन करना हो, अगर आपको विस्तृत और विशाल और व्यापक रूप में, व्यापक क्षेत्र में, तो ये विधि बहुत उपयुक्त है। वैश्विक अध्ययन भी इससे हो सकता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन हो सकता है, अनावश्यक तथ्यों को हम छोड़ सकते हैं, कम खर्च भी इसमें होता है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली के प्रकार की। प्रश्नावली, क्योंकि वही चीज़ है कि अलग अलग जितने आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, अनुसंधान के प्रकार जितने अलग अलग हैं, उतने ही प्रकार की अलग अलग प्रश्नावलियाँ हो सकती है। अलग अलग विद्वानों ने इनके कुछ प्रकार बताए हैं। हम यहाँ पर सबके समाकलित करके जो मुख्य प्रकार है प्रश्नावली के, वो डिस्कस करेंगे। पहला है तथ्य संबंधी प्रश्नावली या फैक्चुअल क्वेश्चनेयर। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। यानी जो फैक्ट्स हैं, जो रूटीन फैक्ट्स है, जिसको छुपाने के लिए व्यक्ति कोई खास प्रयास नहीं करता या उसे कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि उन्हें फैक्ट्स को छुपाया जाए। व्यक्ति की उम्र क्या है, आयु क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, शिक्षा कितनी है, वैवाहिक स्तर क्या है, पारिवारिक संरचना क्या है, इस तरीके की सूचनाएं संकलित करने के लिए तथ्य संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स, किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि समझना, राय जानना, विचारधारा, विश्वास या दृष्टिकोण को समझने के लिए इस प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है।
जो कुछ भी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हो रहा है उसके बारे में सूचनादाता की क्या राय है। कोई विशेष घटना अगर समाज में घटित होती है तो उत्तरदाता उसके बारे में क्या सोचता है। इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए ओपिनियन या एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चनेयर का प्रयोग किया जाता है। संरचित प्रश्नावली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, ये जो प्रश्नावली है इसका निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य ये सब पहले से निर्धारित रहते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। पीवी यंग ने इस बारे में कहा है कि संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें निश्चित, ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी रहते हैं, यानी कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्नों का प्रकार चाहे प्रतिबंधित हो या अप्रतिबंधित, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन प्रश्नों को पहले से ही, न कि साक्षात्कार के समय, लिखित रूप में दे दिया जाता है। प्रश्न किसी भी प्रकार के हों, लेकिन साक्षात्कार से पहले एक लिखित रूप में ये प्रश्न जो है वो उत्तरदाता को दे दिए जाते हैं। पीवी यंग ने जो एक खास और इस बारे में कहा है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें रखे जाते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस के अलावा। सपोज़ आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप शिक्षित हैं तो उसने जवाब दे दिया हाँ। अब हाँ से बात क्लियर नहीं होती है तो कहाँ तक है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इस तरीके के आगे की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन रखे जाते हैं। जिस उत्तरदाता को जहाँ तक उत्तर देना होता है वो उसको देकर फिर आगे के क्वेश्चन स्किप कर देता है। यानी अगर एक व्यक्ति ने कहा मैं शिक्षित हूँ, तो उसका अगला क्वेश्चन होगा शिक्षित है तो कहाँ तक पढ़ाई की है। और अगला जो क्वेश्चन है, अगर अशिक्षित है तो शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, ये वाला क्वेश्चन उसे स्किप कर देना है। तो जिससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए संरचित प्रश्नावली में समुचित स्कोप होता है। असंरचित प्रश्नावली या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर जो होती है, इसमें प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ विषयों या कुछ प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी है। एक प्रकार से ये इंटरव्यू गाइड होती है। पीवी यंग कहती हैं कि असंरचित प्रश्नावलियां प्रायः साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका, इंटरव्यू गाइड के रूप में देखी जा सकती हैं, जिनका उद्देश्य निश्चित विषय वस्तु क्षेत्र को ध्यान में रखना है और जिसके साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने को आवश्यक माना जाता है। यानी ऐसे विषय क्षेत्र जो कि उस संकलन के, तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको इसमें पॉइंट्स में नोट डाउन किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता सीमाओं में रहते हुए आकार को व्यवस्थित करने तथा पूछताछ के समय के निर्धारित करने में स्वतंत्र रहता है। यानी यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है प्रश्नकर्ता के पास कि वो थोड़ा सा उसमें फेरबदल कर सके। संरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता उत्तर देने में बंधा होता है, जबकि असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। उसके बाद है क्लोज्ड क्वेश्चनेयर, जिसे हम बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने ही कुछ निश्चित विकल्प दिए होते हैं, जिनमें से उत्तर छांटकर उत्तरदाताओं को लिखना होता है। ऐसी प्रश्नावलियों में प्रश्नों के उत्तर सीमित हो जाते हैं और बिल्कुल आपको जो सारणीकरण जब करना हो तो उसमें मदद मिलती है कि आपको जो फैक्ट्स है वो एज इट इज़ वहाँ से मिल जाते हैं। ओपन क्वेश्चनेयर जो होती है, खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाताओं को अपने विचार को खुलकर रखने की स्वतंत्रता होती है। संभावित उत्तर नहीं दिए हुए होते, यानी विकल्प नहीं दिए होते, बल्कि सूचनादाता से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर दे। इसमें लचीलापन पाया जाता है। इस प्रकार का जो प्रयोग है इस प्रकार की प्रश्नावलियों का, वो व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों, इन सारी चीज़ों को ज्ञात करने में, कोई गुणात्मक सूचनाएं अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए उपयोगी होता है। चित्रमय प्रश्नावली या पिक्टोरियल क्वेश्चनेयर का मतलब होता है कुछ पिक्चर्स के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से ऑप्शंस दिए जाएं। यानी आपसे पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं,
तो एक गांव का सीन बना दिया गया और एक शहर का सीन बना दिया गया, तो आप उसमें बता सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। इस प्रकार के चित्रों के कारण प्रश्नावली जो है वो रोचक हो जाती है, आकर्षक बन जाती है और सूचनादाता को उसे भरने में मज़ा आता है, वो उत्तर देने के लिए प्रेरित होता है। लास्ट है आपकी मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें तीनों प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है। यानी बंद प्रश्न भी होंगे, कुछ खुले प्रश्न भी होंगे और कुछ चित्रमय प्रश्न भी उसमें होते हैं, ताकि सुगमता से सारी जो जानकारी है वो हम प्राप्त कर सकें। प्रश्नावली की रचना की बात अगर हम करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अनुसूची की रचना भी डिस्कस की थी। प्रश्नावली की रचना को अगर हमें समझना है तो इसमें खास जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, अध्ययन की समस्या, प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नावली का भौतिक पक्ष, उसके बाद सहगामी पत्र और अनुगामी पत्र, ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छी प्रश्नावली को विकसित करते हैं। अध्ययन की समस्या का जहाँ तक प्रश्न है, प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से पहले ये आवश्यक होता है कि समस्या के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको हम अच्छे से समझ लें। ऐसा करने से समस्या का कोई आवश्यक पक्ष नहीं छूटता, और हम क्योंकि आपने वो चीज़ बाय पोस्ट भेज दी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ही बिल्कुल तसल्ली कर लें कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी उससे संबंधित सारे प्रश्न उसमें समाहित हैं। प्रश्नों की प्रकृति, ये जाहिर सी बात है कि प्रश्न जो है वो स्पष्ट होने चाहिए और बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए, स्पष्ट और सरल भाषा में हो, उसी अर्थ में समझे जाएं जिस अर्थ में वो पूछे गए हैं। यानी कुछ इस प्रकार से प्रश्न ना पूछे जाएं कि क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, क्या आप अपने परिवार से संतुष्ट हैं, क्या आप गरीब हैं कि अमीर हैं। ये गरीब और अमीर क्योंकि सापेक्षिक अवधारणा है, तो यहाँ पर ये पूछा जाना ज़्यादा उचित है कि आपकी मंथली इनकम या एनुअल इनकम क्या है। जो भी इकाइयाँ वहाँ पर दी जाए वो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। जैसे आप कहें कि आपके घर में कितने बुज़ुर्ग हैं। अब बुज़ुर्ग की जो परिभाषा है या जो बुज़ुर्ग आप किस एज के व्यक्तियों को कहेंगे, ये वहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि 60 साल से ऊपर को आप बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि 70 साल से ऊपर को आप बुज़ुर्ग कह रहे हैं। वो चीज़ वहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। सही सूचना प्राप्त करने के लिए आपको बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न देने होंगे। संक्षिप्त और श्रेणीबद्ध होने चाहिए प्रश्न कम होने चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। यानी एक सीक्वेंस होनी चाहिए कि एक तरीके के प्रश्न एक बार में कंटिन्यूसली पूछे जाएं, उसमें बीच में दूसरे प्रश्न समाहित नहीं किए जाएं। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को भी सम्मिलित करना चाहिए जिनमें गणना की जा सके, सारणीकरण आसान हो जाए। गुप्त सूचनाओं से संबंधित प्रश्न प्रश्नावली में शामिल नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि उत्तरदाता अपने बारे में कोई भी बात लिख कर देने में बहुत अनईजी फील करेगा। पथ प्रदर्शक, जो गाइडेड क्वेश्चन जो हमने अनुसूची में भी डिस्कस किए थे, वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए कि आप उसे एक दिशा में दे रहे हैं कि आप क्या इस चीज़ के पक्ष में हैं या नहीं हैं। तो कुल मिलाकर एक बिल्कुल सरल स्पष्ट भाषा में क्लियर प्रश्न होने चाहिए जिनको उत्तरदाता देने में आसानी समझे। भौतिक पक्ष जो है प्रश्नावली का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आकार की अगर हम बात करें तो 8x12 या 9x11 का पेपर होना चाहिए जिसे आप आसानी से मोड़कर लिफाफे में भेज सकें। और कई बार आजकल पोस्ट कार्ड साइज़ की भी प्रश्नावलियों का प्रचलन बढ़ गया है जिसमें बहुत संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। कागज़, जाहिर सी बात है, अच्छा चिकना कागज़ होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, ताकि वो बाय पोस्ट इधर से उधर जाने में फटे ना। कागज़ रंगीन हो, ध्यान आकर्षित करने वाला हो तो भी अच्छा है, लेकिन उसमें भी सोबरनेस होनी चाहिए। छपाई जो है, कागज़ पे जो प्रिंटिंग है वो स्पष्ट होनी चाहिए। कई बार सारी प्रश्नावलियाँ प्रिंट करवाई जाती है, कई बार उनको फोटोकॉपी या साइक्लोस्टाइल किया जाता है, परंतु वो स्पष्ट होना आवश्यक है। दोनों तरफ आपको मार्जिन और स्पेसिंग छोड़नी होती है ताकि आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर कोई टिप्पणी वहाँ पर लिखनी हो तो लिखी जा सके, प्लस उससे उसका लुक भी अच्छा लगता है। पूर्व जांच कर लेनी चाहिए प्रश्नावली की, यानी जब आपने एक बार प्रश्नावली बना ली तो वास्तविक रूप से जो आपके सूचनादाता हैं उनको भेजने से पहले एक छोटे से निदर्शन में 8-10 लोगों को, 15-20 लोगों को वो प्रश्नावली भेजी जाए,
और उनसे उत्तर प्राप्त किए जाएं ताकि ये पता चल जाए कि आपकी प्रश्नावली में कोई त्रुटियां नहीं हैं। उत्तरदाता प्रश्नों को सही समझ रहे हैं, प्रश्नावली में जो प्रश्न है उससे जो जानकारी प्राप्त हो रही है उससे आपके अध्ययन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रश्नावली बहुत लंबी तो नहीं है, भाषा उसकी कंफ्यूजिंग तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए। ये तो प्रश्नावली की मुख्य जो प्रश्नावली बनेगी उससे संबंधित बात है। इसके साथ में दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं, सहगामी पत्र और अनुगामी पत्र। सहगामी पत्र अकम्पनिंग लेटर, यानी जो साथ में पत्र जाता है। हम किसी को ऐसे ही कोई प्रश्नावली नहीं भेज सकते, और अगर हम ऐसे ही भेजेंगे तो यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति उसे रिटर्न करे। ये किया जाता है कि प्रश्नावली के साथ साथ में एक और पत्र अनुसंधान करने वाली संस्था द्वारा या जो व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है उसके द्वारा एक और पत्र भेजा जाता है जिसे हम सहगामी पत्र कहते हैं। इस पत्र में सूचनादाता को परिचय दिया जाता है, अनुसंधानकर्ता का या संस्था का, अनुसंधान के विषय और उसके उद्देश्य से परिचित कराया जाता है, और ये कहा जाता है कि एक निश्चित समय में आप प्रश्नावली भरकर लौटाएं। उसे ये एहसास दिया जाता है कि आपके सहयोग से ही अनुसंधान कार्य पूर्ण होगा, कि महोदय हम जो आपको ये प्रश्नावली भेज रहे हैं, अगर आप हम इस उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं और अगर आप ऐसा इसे फिल करके भेजते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, हमारी बहुत मदद होगी। ये जो पत्र है ये भी टाइप्ड या ठीक से अच्छे पेपर पर लिखा हुआ होना चाहिए। ये पत्र बेसिकली सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी वो उन दोनों को कनेक्ट करता है। पत्र में ये भी लिखा जाना चाहिए कि जो उत्तरदाता जो सूचनाएं देगा वो गुप्त रखी जाएंगी, उनका दुरुपयोग नहीं होगा और सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाएगा विद नेम। आभार भी व्यक्त करना है अंत में आपको, और साथ में सहगामी पत्र के साथ में एक टिकट लगा हुआ लिफाफा भी भेजा जाता है, सेल्फ एड्रेस्ड, कि उत्तरदाता को सिर्फ वो प्रश्नावली भरनी है। उसके बाद वो जो टिकट लगा हुआ लिफाफा है जिस पर एड्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके अंदर वो प्रश्नावली का जो पत्र है, प्रपत्र, वो रखना है और उसे बाय पोस्ट वापस भेजना है। अगर हम ये उम्मीद करें कि उत्तरदाता अपना पैसा लगाकर, अपना लिफाफा और टिकट लगाकर वो आपको भेजेगा तो ये मुश्किल है। इसलिए ये सहगामी पत्र साथ में भेजा जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं। अनुगामी पत्र फॉलो अप लेटर्स कहलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्नावली आपने भेजी है उत्तरदाता उसे वापस नहीं लौटाता। आपने सहगामी पत्र भी भेजा था, आपने निवेदन भी किया था, आपने सहयोग की भी अपेक्षा की थी, आपने लिफाफा भी भेजा था, परंतु उसके बावजूद कई बार उत्तरदाता की व्यस्तता के कारण या कुछ और वजह हो सकती है जिसके कारण वो प्रश्नावली आपको नहीं लौटाता। तो इस संदर्भ में अनुगामी पत्र साथ में भेजा जाता है। अनुगामी साथ में नहीं, बाद में भेजा जाता है कि एक बार प्रश्नावली भेजने के बाद आप 15 दिन बाद एक पत्र लिखकर उत्तरदाता को निवेदन करते हैं, याद दिलाते हैं कि हमने प्रश्नावली भेजी थी, कृपया आप उसे भरकर लौटाएं। तो पहला जो लेटर है, फॉलो अप लेटर, वो 15 दिन बाद भेजा जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको हफ्ते भर तक वो प्राप्त नहीं होता है तो दूसरा अनुगामी पत्र भेजा जाता है प्रथम पत्र के 1 सप्ताह बाद, यानी 15 दिन बाद। उसके बाद दूसरा 22 दिन बाद भेजा जाता है और इस पत्र के साथ में प्रश्नावली की एक प्रति पुनः भेजी जाती है कि मान लीजिए प्रश्नावली खो गई हो, खराब हो गई हो, तो उत्तरदाता के लिए वो दूसरी प्रश्नावली की कॉपी भेजी जाती है। उसके 2 हफ्ते बाद अगर आपको 2 हफ्ते में वो नहीं प्राप्त हुआ है तो तीसरा अनुगामी पत्र भेजा जाता है। तीसरा पत्र भेजने के बाद भी अगर आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता तो उस सूचनादाता का नाम अध्ययन सूची से हटा दिया जाता है। कई बार टेलीफोन द्वारा भी उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है, उसे और भी तरीक़ों से इन्फॉर्म किया जा सकता है, परंतु एक प्रोसेस जो है बाय पोस्ट भेजने वाला, पहला 15 दिन बाद, दूसरा उसके 1 हफ्ते बाद यानी 22 दिन बाद, और तीसरा 22 दिन के 2 हफ्ते बाद भेजा जाता है। और अगर तब भी उत्तर नहीं आता
तो उत्तरदाता का नाम उस सूची से हटा दिया जाता है और किसी और व्यक्ति से अनुसंधान में मदद ली जाती है। तो ये बच्चों आपके कुल मिलाकर प्रश्नावली के प्रकार हैं और प्रश्नावली से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है वो है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली के गुणों के बारे में, उनके दोषों के बारे में और अनुसूची और प्रश्नावली के अंतर के बारे में।